सुंदरवन के जंगल में बहुत तेज ठंड पड़ी हुई थी। जंगल में एक ही पेड़ था जिस पर से सभी पक्षी फल खाया करते थे। कालू जी, जंगल में एक ही फल का पेड़ है जिस पर फल लगे हैं। आप कैसे भी करके पक्षियों को उस पेड़ से फल खाने से रोको। गौरी, अगर दूसरे पक्षी फल न खाए तो ठंड के दिन आराम से गुजरेंगे। हमें कोई उपाय सोचना होगा। फिर कालू कौवा अपने घर से कुछ दाना लेकर चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, वहाँ पहाड़ों में जो गुफा है वहाँ बहुत सारा दाना पड़ा हुआ है। देखो, मैं भी वहीं से दाना लेकर आया हूँ। कौवे भैया, क्या आप सच कह रहे हो? हाँ चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। फिर चिड़िया मीठू, तोता और कबूतर के पास जाती है और उनसे कहती है, मीठू और कबूतर भैया, मुझे कालू कौवे ने बताया गुफा में बहुत सारा दाना है। चलो हम भी दाना लेने चलते हैं। चिड़िया, जल्दी से चलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ चिड़िया, मैं भी सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर वे तीनों गुफा की ओर चले जाते हैं। गौरी, जल्दी चलो, मैंने उन पक्षियों को खत्म करने का उपाय निकाल लिया है। क्या उपाय बनाया है आपने? जरा मुझे भी तो बताओ। मैंने उन पक्षियों को दाने का लालच देकर उस गुफा में भेज दिया है। जब वे सभी गुफा के अंदर होंगे तो हम गुफा को बंद कर देंगे। अरे वाह कालू जी, आपने तो बहुत अच्छी योजना बनाई है। फिर वे गुफा की ओर भागते हुए जाते हैं। जैसे ही वे सारे पक्षी गुफा के अंदर जाते हैं, कालू कौवा एक बड़े पत्थर से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। कबूतर भैया, इस गुफा में तो कुछ भी नहीं है, न दाना न पानी। जरूर उस कौवे ने हमसे झूठ बोला। मुझे लगता है ये कौवे की कोई चाल है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वे देखते हैं कि गुफा का रास्ता बंद है। बाहर से किसी ने गुफा को बंद कर दिया है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। उन कौवे ने झूठ बोलकर ये अच्छा नहीं किया। अब हमारा क्या होगा चिड़िया? अब हमें कौन बचाएगा? ऐसा कहकर मीठू रोने लग जाता है। मीठू भैया, आप ना रो। ऊपर वाला जरूर हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। जो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं उनके साथ भी बुरा ही होता है। खाओ खाओ गौरी, और खाओ। हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है जो ये मीठे फल खाए। फिर कौवा और कौवी मज़े ले लेकर मीठे फल खाने लगते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। मीठू भूख के मारे इधर उधर उड़ता है। ऐसे ही वो उड़ते उड़ते गुफा के दूसरी ओर चला जाता है। वो वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत सारे अनाज और फल थे। ये देखकर मीठू बहुत खुश होता है। चिड़िया, जल्दी आओ मेरे पास। मीठू की बात सुनकर चिड़िया और कबूतर दोनों वहाँ आ जाते हैं। मीठू भैया, यहाँ तो बहुत सारा दाना है। चिड़िया, हम इस दाना को खाकर कुछ दिनों तक जीवित रह पाएंगे। फिर वे तीनों जी भर कर दाना खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और पेड़ से सारे फल खत्म हो जाते हैं। कालू जी, इस पेड़ से तो फल खत्म हो गए। अब हम क्या खाएंगे? गौरी, चलो हम कहीं और चलकर देखते हैं, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। फिर वे खाने की तलाश में जंगल में इधर उधर घूमते हैं, पर उन्हें कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिलता। कालू जी, हमने ये बहुत बुरा किया। हमें उन पक्षियों को गुफा में नहीं मारना चाहिए था। वे भी भूख से मर गए और हम भी भूख से मर जाएंगे। हाँ गौरी, अगर चिड़िया जिंदा होती तो कोई न कोई उपाय निकाल ही लेती। कालू जी, चलो हम एक बार चल के देखते हैं वे सब जिंदा है या मर गए। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी गुफा के पास जाते हैं और दरवाजे पर रखे पत्थर को हटाते हैं। वे देखते हैं कि वे तीनों जिंदा हैं। उन्हें जिंदा देखकर कालू और गौरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। चिड़िया, आप सब जिंदा हो? हाँ, तुमने तो हमें मारने की पूरी कोशिश की थी, पर हमारे साथ ईश्वर है।
तुम दोनों चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वे कौवे वहाँ से चले जाते हैं और भूख प्यास की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। छोटी चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसे खेती बाड़ी करना बहुत पसंद था। वो मौसम के अनुसार तरह तरह की खेती किया करती थी। अरे कबूतर भैया, मैंने सुना है कि आप बाजार जाने वाले हो। हाँ चिड़िया, मैं आज बाजार जाऊंगा। अपनी पत्नी के लिए एक हार जो लाना है। वो कई दिनों से जिद कर रही है। कबूतर भैया, आप ये रुपए ले जाओ और इनसे मेरे लिए मटर के बीज ले आना। अरे वाह चिड़िया, तो इस बार मटर की खेती करोगी? मैं तो आपसे ही मटर खरीदा करूँगा। ये कहकर कबूतर वहाँ से बाजार चला जाता है और चिड़िया भी अपना काम करने खेत पर चली जाती है। अरे खेत में कितना घास फूस उगा है, पहले मुझे ये सब साफ करना होगा, तभी जाकर मटर की फसल अच्छी होगी। फिर चिड़िया अपने खेत से घास फूस हटाने लग जाती है। वो शाम तक लगातार मेहनत करती है और उसका खेत पूरी तरह से साफ हो जाता है। अब ये खेत पूरी तरह से तैयार है। अब सिर्फ पानी लगाने की कमी है, जो मैं कल सुबह आकर पूरी कर दूंगी। फिर चिड़िया कबूतर से बीज लेकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, जल्दी से पता करके आओ, चिड़िया किस चीज़ की खेती करने वाली है। मैं क्या उसके घर जाकर पता करके आऊँ? जब वो बीज डालेगी तो खुद ही देख लेना। कालू जी, मैं सोच रही हूँ इस बार हम चिड़िया के सेम खेती करते हैं। आपको तो पता ही है, हमारी फसल चिड़िया जितनी अच्छी नहीं होती और हम घाटे में रहते हैं। लेकिन गौरी, चिड़िया जैसी सेम खेती करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? चिड़िया जैसी सेम खेती करने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम चिड़िया की फसल को रात को चुराकर लाया करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास भी चिड़िया जैसी फसल जो होगी। अरे वाह गौरी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। फिर हमें खूब मज़े ही मज़े होंगे। तभी तो कहती हूँ जल्दी से पता करके आओ कि चिड़िया इस बार अपने खेत में क्या बो रही है। अपनी पत्नी की बात मानकर कालू कौवा तुरंत ही चिड़िया के घर चला जाता है और उससे खेती के बारे में बात करता है। हाँ तो बताओ चिड़िया, आप इस बार किस चीज़ की खेती करने वाली हो? कालू भैया, मैं तो इस बार मटर की खेती करने वाली हूँ। वैसे आप क्या चीज़ की खेती करोगे? अरे मैं भी तो इस बार मटर की ही खेती करने वाला हूँ। मैं तो बस आपको बताने आया हूँ। अब मैं चलता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और गौरी को बताता है कि चिड़िया इस बार मटर की खेती करने वाली है। कालू जी, जल्दी से बाजार जाओ और मटर के बीज लेकर आओ। गौरी, कल ले आऊँगा बीज। अभी अभी तो मैं चिड़िया के घर से आया हूँ। ज़रा आराम तो कर लेने दो। आराम बाद में कर लेना, पहले बीज लेकर आओ, ताकि चिड़िया को हमारी चालाकी के बारे में ज़रा भी शक न हो। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी के कहे अनुसार बीज लेने चला जाता है और अगली सुबह वे अपने खेत में बीज डालने चले जाते हैं। वे बीज डालने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। अरे कालू गौरी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा टोनी, हम अपने खेत में मटर के बीज बो रहे हैं। भला और क्या करेंगे? कालू भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। पहले आप इस खेत को अच्छे से साफ कर लो, वरना इस घास फूस में मटर के दाने बढ़ने से पहले ही मर जाएंगे। ऐसा कहकर चिड़िया अपने खेत में बीज डालने चली जाती है और कालू गौरी तो सोच में पड़ जाते हैं। गौरी, मुझसे तो ये खेत कभी साफ नहीं होगा। जो भी करना है वो आप ही करो। मैं भला इतने घास फूस को कैसे साफ कर सकती हूँ? चलो चलो, ये तो हम दोनों को ही करना होगा। फिर वे दोनों अपने खेत में घास हटाने लग जाते हैं। चिड़िया भी अपने खेत में बीज बोकर चली जाती है। बस कालू जी, मुझसे अब नहीं होगा, मैं तो पूरी तरह थक गई हूँ। गौरी, मैं भी थक गया। चलो
पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। देखना क्या है, ऐसे खेत में ही बीज डाल देते हैं, जो भी उगना होगा उग जाएगा। फसल तो हमें चिड़िया के खेत से चुरानी है, फिर हम मेहनत क्यों करें। मैं तो ये बात भूल ही गया था। चलो अब खेत में बीज डालकर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। मटर के पौधे अब बड़े होने लगे थे। चिड़िया तो अपने खेत की खूब देखभाल करती थी। कालू भैया, आप अपने खेत से फालतू की घास हटा दिया करो, क्योंकि ये घास पौधों को बढ़ने से रोकती है। हाँ, हमें सब पता है, हम बस इसे हटाने ही आए थे कि आपने पहले ही टोक दिया। कालू की ये बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू गौरी हमेशा की तरह एक दो घास हटाकर थक जाते हैं। कालू जी, ये चिड़िया इतनी मेहनत कैसे कर लेती है? मुझसे तो 1 घंटा भी खेत में काम नहीं होता। गौरी, चिड़िया को खेती से बहुत लगाव है। अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती है खेत का, कब इसे पानी चाहिए और कब इसे खाद, अच्छे से पता है चिड़िया को। पानी से याद आया, बहुत जोरों से प्यास लगी हुई है। जल्दी से बड़ी नदी का ठंडा ठंडा पानी लेकर आओ। गौरी, मैं ठंडा पानी नहीं ला सकता। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। बड़ी नदी में बर्फ़ गिरती है और उसका पानी हमेशा ही ठंडा रहता है, तो आप ठंडा पानी क्यों नहीं ला सकते? मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। मैं जब तक नदी से ठंडा पानी लाऊंगा, रास्ते में वो गर्म हो जाएगा, तो भला मैं ठंडा पानी कैसे ला सकता हूँ? जब जाओगे ही मटक मटक कर, तो पानी तो गर्म ही होगा। अब चलो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर वे दोनों पानी पीने चले जाते हैं और बड़ी नदी से पानी पीकर वहीं छाया में सो जाते हैं कि तभी वहाँ टोनी चिड़िया बाल्टी लेकर आ जाती है। चिड़िया, आप ये पानी से भरी बाल्टी कहाँ ले जा रही हो? ये पानी तो मैं अपने खेत में डालने ले जा रही हूँ, क्योंकि हमारे पौधों को पानी की ज़रूरत है। मैं आज से ही पानी लगाना शुरू करूँगी, तभी जाकर पूरे खेत में पानी दे पाऊँगी। चिड़िया बाल्टी लेकर वहाँ से चली जाती है, परंतु कालू गौरी उसकी एक बात भी नहीं सुनते, बस उसकी फसल तैयार होने का इंतज़ार कर रहे थे। कालू जी, आखिर वो दिन आ ही गया। चिड़िया की मटर की खेती बहुत अच्छी हुई है और हमारे खेत में तो इक्का दुक्का दाने हुए हैं। हाँ गौरी, भला हमें क्या लेना अपने खेत के मटर से, हमें तो चिड़िया के ही मटर चुराने हैं। इस तरह से वे अपनी साजिश को अंजाम दे देते हैं। चिड़िया जैसे ही मटर तोड़कर बाजार जाती है, वे दोनों चिड़िया के खेत पर जाकर जल्दी जल्दी से मटर तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच आते हैं। 1000, 2000 और ये पूरे 5000। देखो कालू जी, चिड़िया के खेत से पूरे 5000 की कमाई हुई है। अब चिड़िया के खेत से मटर चुराने का सिलसिला चलता ही रहता है। वे दोनों चिड़िया के खेत से मटर चुराकर बहुत खुश हो रहे थे। टोनी बहन, कालू गौरी की फसल तो बहुत बुरी हुई है, फिर भी वे टोकरी भर भर कर मटर बेचने आते हैं। कहीं वे आपके खेत से मटर तो नहीं चुरा रहे? हाँ कबूतर भैया, मुझे भी अपने खेत के मटर कम लग रहे हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है वे दोनों आपके ही मटर बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करने का कोई शौक़ नहीं है। वे तो हमेशा से ही हराम की खाते हैं। नहीं कबूतर भैया, इस बार उन्होंने भी मटर की फसल की है। शायद हम गलत हो सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें उन दोनों पर नज़र रखनी होगी। बिना देखे हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते, कहीं हम गलत साबित हो जाए। ऐसा कहकर वे दोनों खेत में छिपकर बैठ जाते हैं। वे देखते हैं कालू गौरी चिड़िया के खेत से टोकरी भर भर कर मटर तोड़ रहे थे। वे रंगे हाथ उन दोनों को पकड़ लेते हैं। आप तो बहुत बुरे हो। जब मैं मेहनत करने को कहती थी तो यूं ही टाल देते थे, और अब मेरी मटर चुरा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती?
हमें माफ़ कर दो चिड़िया। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। खूब मेहनत करेंगे, अपनी ही फसल उगाएंगे। हाँ चिड़िया, हमें माफ़ कर दो। अब हम आगे से चोरी नहीं करेंगे। हाँ चिड़िया, इन्हें माफ़ कर दो। अब ये चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि अब से मैं आपके खेत की रखवाली जो करूँगा। और मैं ये कहता हूँ, जो मुझे चिड़िया के खेत में चोरी करता पकड़ा गया तो मैं उसकी टांगें तोड़कर इसी खेत में गाड़ दूँगा। कबूतर की ये बात सुनकर कालू गौरी तो बहुत डर जाते हैं और वे दोनों चोरी न करने का ठान लेते हैं। चलो चलो गौरी, अब यहाँ से चलो। अगर अपनी टांगें सही सलामत देखनी चाहती हो तो मेरे साथ चलो। एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। शादी के पूरे 1 साल बाद गौरी ने एक अंडा दिया हुआ था, जिसमें से एक नन्ही कौवी बाहर आती है। मगर कालू कौवा उस कौवी को देखकर बदल जाता है। गौरी को बेटी होता देख कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है और गौरी कौवी को हर रोज़ मारने लगता है। मनहूस कहीं की, निकल जा मेरे घर से, और जाते हुए अपनी इस मनहूस बेटी को भी लेती जा। तेरे जाने के बाद मैं दूसरी शादी करके आराम से रहूँगा। नहीं कालू जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगी? इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कौन है? मैं अगर कुछ दिनों में अंडे दे दूँगी तो उसमें से बेटा ज़रूर निकलेगा। कालू जी प्लीज़ मुझे इस घर से बाहर मत निकाले। अगर तू 100 अंडे भी देगी फिर भी उसमें से बेटी ही निकलेगी, और वो भी तेरी जैसी मनहूस होगी। जा अपनी बेटी को ले जा, किसी कुएं में मर। अगर फिर भी बच जाओ तो जहर खा लेना। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घर से बाहर चला जाता है। मम्मी मम्मी, पापा हमें घर छोड़कर जाने को क्यों कह रहे हैं? वह हमसे प्यार क्यों नहीं करते? नहीं बेटी, पापा हम दोनों से प्यार करते हैं, पर वे थोड़ा नाराज हैं। तुम घर पर ही रहना, मैं भोजन लेकर आती हूँ। फिर गौरी कौवी भोजन के लिए निकलती है। वो पानी पीने के लिए नदी पर जाती है। गौरी को वहाँ पर टोनी चिड़िया और लूसी कबूतरी मिल जाती है। गौरी बहन, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? मैं क्या बताऊँ चिड़िया, सारी गलती तो मेरी ही है। कालू के प्यार में अंधी होकर भाग आई और शादी कर ली, मगर मुझे ये नहीं पता था इस कालू के मन में बेटा बेटी के फर्क की भावना है। मेरे पति को बेटा चाहिए, पर मुझे बेटी हुई है और इसी वजह से मुझे मारता है मेरा पति। अब मैं कहाँ जाऊँ उनके लिए? अब मैं बेटा कहाँ से लाऊं? वो हर रोज मुझे धमकी देता है दूसरी शादी करने की। वो दूसरी शादी करना चाहता है। ऐसे मर्द को तो सबक सिखाना ही होगा। सबक कौन सिखाएगा उस जालिम कौवे को सबक? बात करूँ तो मारता है, चुप बैठूँ तो भी मारता है वो जालिम कौवा। तो तुम कालू कौवे की दूसरी शादी करवा दो, देखना कैसे सीधा होगा वो जालिम कौवा। दूसरी शादी करने से कालू सीधा कैसे होगा लूसी? वो तो शादी के पहले मुझे घर से बाहर निकाल देता है। ऐसा कुछ नहीं होगा गौरी बहन, जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करते जाओ। फिर देखना कालू सिर्फ तुम्हारा ही गुण गाएगा, जोरू का गुलाम भी बन जाएगा कालू कौवा। अगर कालू सच में सुधर जाएगा तो मैं तुम्हारा हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं कालू की दूसरी शादी करवाऊंगी। ऐसी कौवी से मैं उसकी शादी करवाऊंगी जो उसकी नानी याद दिला देगी। अभी मैं जाकर बात करती हूँ कालू कौवे से। कालू गौरी मेरे पास आई थी और मुझे कह रही थी तुम दूसरी शादी करना चाहते हो, वो भी गौरी की रजामंदी से। क्या ये सच है कालू? अगर ये बात सच है तो मैंने उसे मना लिया है कालू। वो तुम्हारी दूसरी शादी करने के लिए मान गई है। सच में लूसी, गौरी मान गई है मेरी दूसरी शादी करने के लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो तो खुद ही शादी करवाना चाहती है तुम्हारा कालू।
वो भी कल ही। क्या कह रही है लूसी? मेरी शादी वो भी कल ही? वह मज़ा आ गया। शादी का नाम सुनकर तो कालू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर क्या था, कालू कौवा अगली सुबह सज धज कर तैयार हो जाता है और वो सुंदरी कौवी से शादी करने जाता है। कालू सुंदरी कौवी को देखकर बहुत खुश होता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा लूसी कि मेरी दूसरी शादी हो रही है, वो भी मेरी पहली पत्नी करवा रही है। कालू जी, जिसमें आपकी खुशी है उसी में मेरी खुशी है। आप इसी तरह हमेशा खुश रहिए। इस तरह कालू कौवे की शादी सुंदरी से हो जाती है। कालू सुंदरी को घर ले आता है। ये तुम्हारा घर है कालू? हाँ हाँ, ये मेरा ही घर है। थोड़ा छोटा है तुम्हारा घर, पर कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अरे अभी अभी तो घर में कदम रखा है इसने और अभी से नाटक करने लगी। हाँ, क्या आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे बहुत भूख लगी है कालू जी, आप मेरे लिए भोजन ले आइए। उसी समय गौरी कवि वहाँ आकर कहती है, कालू जी, मैंने भोजन कर लिया है, अब मेरे और मेरी बेटी के लिए भोजन मत लाइएगा। चलो बेटी, हम सोने चलते हैं। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अरे गौरी ने आज मेरे लिए भोजन नहीं लाया, उसे पता नहीं मैं भोजन ढूंढने नहीं जा सकता। उसने मेरे लिए भोजन नहीं लाया। कल से मेरी नई नवेली दुल्हन सुंदरी भोजन लाने जाएगी। कल से मैं उसके हाथों से भोजन खाऊंगा। फिर कालू कौवा भोजन लाने चला जाता है। कालू कौवा कुछ देर बाद सुंदरी और अपने लिए भोजन लेकर आता है। सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आया हूँ। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, दोनों मिलकर दाना खाएंगे। फिर कालू कौवा हाथ मुंह धोने चला जाता है, मगर सुंदरी कौवी कालू कौवे का इंतज़ार नहीं करती और भोजन कर लेती है। सुंदरी कौवी पूरा भोजन अकेले ही खत्म कर देती है। जब कालू हाथ मुंह धोकर आता है तो देखता है, क्या हुआ सुंदरी, तुमने भोजन कर लिया? हाँ कालू जी, मैंने भोजन कर लिया। अरे मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं बचाया, मैं भूखा ही सोऊंगा क्या? जो आपने लाए थे चने के दाने, उसे खाकर तो मेरा पेट तक नहीं भरा और आप कह रहे हो मेरे लिए कुछ बचाकर नहीं रखा। मुझसे ज़्यादा बात मत कीजिएगा कालू जी, ज़्यादा बात करने से मेरा सर घूमने लगता है। अगर मेरा सर घूमने लगा तो पता नहीं मैं किस किस को घुमाऊंगी। सुंदरी कवि की बातें सुनकर कालू कौवा हैरान रह जाता है। बेचारा कालू बिना कुछ खाए बिना कुछ सुंदरी के कहे चुपचाप सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। सुंदरी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल शाम से कुछ नहीं खाया है, मेरे लिए भोजन तुम लेकर आओ। क्या 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 कहा आपने? भोजन ढूंढने जाऊं, वो भी मैं आपके लिए? शादी आपने की है मुझसे, आप ही भोजन लाने जाना, मैं कभी भी भोजन लाने नहीं जाने वाली। आप समझ गए कालू जी? और हाँ, अपने लिए भी भोजन लेकर आइए, बहुत भूख लगी है, मेरे लिए भी झट से भोजन लेकर आइए। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अरे ये सुंदरी तो बहुत चतुर है, कुछ भी बोलो तो उसका उल्टा जवाब देती है। हर रोज़ तो गौरी मेरे लिए भोजन लेकर आती थी, अब तो मैं उसे कुछ बोल भी नहीं सकता कि वो मेरे लिए भोजन लेकर आए। अभी तो मुझे ही जाना होगा भोजन ढूंढने। आप खरे किससे बातें कर रहे हैं कालू जी? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जाइए वरना मैं आपको ही काट कर खा जाऊंगी। कालू कौवा बिना कुछ कहे वहाँ से भोजन लाने चला जाता है। इसी तरह से कालू कौवा हर रोज़ भोजन लाता और सुंदरी कौवी हर रोज़ अकेले ही भोजन खा जाती थी। ये सब देखकर गौरी और उसकी बेटी रोज़ हंसते रहते थे। एक दिन गौरी कौवी
लूसी के पास जाती है। लूसी बहन, क्या कमाल की कवि से शादी करवाई है तुमने कालू जी का। वो कवि हर वक्त भोजन भोजन करती रहती है। लगता है जन्मों जन्मों की भूखी होगी वो कवि। और कालू जी तो हर समय भोजन ढूंढने में लगे रहते हैं। अब तो पति जी को मेरे साथ लड़ाई करने की फुर्सत तक नहीं है। अरे गौरी, ये तो ट्रेलर है, आगे देखो होता है क्या। कालू जी, ये मेरी माँ है। इनको मेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं इन्हें यहीं पर बुला लिया। और मेरी माँ आज से हमारे साथ ही रहेगी। और माँ कह रही है इन्हें बहुत भूख लगी है, आप जाकर दोबारा भोजन लेकर आइए। दामाद जी, मेरे मुंह में दांत नहीं है, मैं दाने चावल नहीं खाती, मेरे लिए मीठे मीठे फल लाइए, वो भी ढेर सारे। वो क्या है कि मुझे बहुत भूख लगती है, मेरा पेट बहुत बड़ा है, मैं बहुत खाती हूँ दामाद जी। अगर फल ना मिले तो? अगर फल ना मिले तो बस 4 अंडे लेकर आइए दामाद जी, मैं 4 अंडे खाकर सो जाती हूँ, फिर अगले दिन ढूंढ कर ले आइएगा फल। हाय, मर गया रे कालू, दूसरी शादी के चक्कर में मर गया। सुंदरी से तो अच्छी थी वो गौरी, बेटे के चक्कर में मैं तो नौकर बन गया। सुंदरी का क्या करूं मैं, अब तो मैं फंस गया। अब मैं ना घर का रहा ना घाट का। गर्मी का मौसम चल रहा था। आम के पेड़ों पर काफी मीठे रसीले आम लग चुके थे। वाह कालू कव्वे, तुम्हारी पत्नी ने तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट आम का रस बनाया था, मजा ही आ गया पीकर तो। अरे तोते, इसमें रानी का कोई कमाल नहीं है। गौरी तो ऐसा ऐसा भोजन बनाती है जिसमें कोई स्वाद नहीं होता। सारा कमाल तो हमारे मीठे मीठे आमों का है। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया आम के पेड़ के पास जाती है और आम के पेड़ से कहती है, पेड़ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतने मीठे मीठे आम खिलाते हैं। हमें तो आपका आम खाकर बहुत आनंद आता है। टोनी चिड़िया, ये तो मुझे पता है कि मैं बहुत मीठे और रसीले आम देता हूँ, परंतु तुम भी तो कितनी अच्छी हो। तुम मुझसे कितनी बातें करती हो और मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। टोनी चिड़िया की एक बहन थी जिसका नाम रानो चिड़िया था। वो टोनी चिड़िया के साथ ही रहती थी। रानो, मेरी शादी तो सोनू चिड़े से होगी और सोनू चिड़ा बहुत ही अच्छा और मेहनती चिड़ा है। वे अभी किसी काम से दूसरे जंगल गया हुआ है, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी एक ऐसे चिड़ा से हो जो काफी मेहनती हो। वो तो ठीक है टोनी, परंतु अब तो जंगल में कोई कुंवारा चिड़ा नहीं है जिससे मेरी शादी हो जाए। इस जंगल में चिड़ा नहीं है तो क्या हुआ, दूसरे जंगल से आ जाएगा। तुम बस परेशान मत हुआ करो। फिर सुबह हो जाती है। सब पक्षी आम के पेड़ के पास होते हैं। अरे पक्षियों, आजकल टोनी चिड़िया बहुत परेशान है क्योंकि उसकी छोटी बहन से शादी करने वाला जंगल में कोई चिड़ा नहीं है। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो बुलबुल। न जाने अब रानो चिड़िया की शादी किस चिड़े से होगी। अरे पक्षियों, रानो चिड़िया को छोड़ो और ये देखो, पेड़ की टहनी टूट रही है। अगर ये टहनी टूट गई तो पेड़ भाई को बहुत दर्द होगा। अरे पेड़ भाई, ये देखो, आपकी ये टहनी टूटने वाली है। पक्षियों, मैं ये जानता हूँ कि मेरी ये टहनी टूटने वाली है, जिससे मुझे दर्द भी हो रहा है। कल रात एक चील आकर बैठ गई थी, जिस कारण ये टहनी टूट रही है, और अब तो ये टहनी टूटे ही जा रही है। ये तो बहुत गलत हुआ पेड़ भाई। पक्षियों, अब से कोई पेड़ भाई के इस टहनी पर नहीं बैठेगा, वरना ये टहनी तो पूरी ही टूट जाएगी। ठीक है पेड़ भाई,
अब से हम इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी अब इस टहनी पर नहीं बैठेगा। वहीं उल्लू दूसरी तरफ टोनी चिड़िया के पास आता है। टोनी चिड़िया, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगी। अरे वाह उल्लू भाई, तो फिर बताइए क्या खबर है वो। टोनी चिड़िया, तुम्हारी बहन के लिए दूसरे जंगल से बहुत पढ़े लिखे अमीर चिड़े का रिश्ता आया है और वे कल रानू को देखने आने वाले हैं। अरे वाह उल्लू भाई, इस खबर ने तो मुझे बहुत ही नहीं बल्कि बहुत खुश कर दिया। परंतु टोनी चिड़िया, उन्होंने कल सिर्फ आम के रस की फरमाइश की है। कल तुम उन्हें भोजन में सिर्फ व सिर्फ आम का रस पिलाना। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं, इस जंगल में पेड़ भाई के आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं। फिर वे उल्लू वहाँ से चला जाता है। अभी बहुत सारे काम करने हैं मुझे, चलो पहले बहुत सारे आम तोड़कर ले आती हूँ। फिर टोनी चिड़िया आम तोड़ने आम के पेड़ के पास चली जाती है। फिर टोनी चिड़िया को ये बात का पता न होने के कारण पेड़ के टूटी हुई टहनी पर बैठ जाती है। टोनी चिड़िया के वजन के कारण वो टहनी उसी समय टूट जाती है। ओह ओह, टहनी, मेरी टहनी टूट गई। किसने तोड़ी मेरी टहनी? सामने आओ। फिर टोनी चिड़िया पेड़ के सामने आती है। पेड़ गुस्से से टोनी चिड़िया को कहता है, अरे मूर्ख टोनी चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए मेरी इस टहनी पर बैठी थी, जिस कारण मेरी टहनी टूट गई। ओह, कितना दर्द हो रहा है मुझे। क्या करूं मैं तुम्हारा? नहीं पेड़ भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी ये टहनी पहले से ही कमजोर है, वरना मैं बैठती ही नहीं आपकी इस टहनी पर। ओह टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मत आना। और हाँ, तुम्हारी यही सजा है। सब पक्षी मेरे स्वादिष्ट आम खाएंगे सिवाय तुम्हारे। ये आप क्या कह रहे हैं पेड़ भाई? मुझे तो आज आपकी आम की बहुत जरूरत है, क्योंकि कल रानू को देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं और उन्होंने खास तौर पर आम का रस पीने का फरमाइश की है। अगर आप ऐसा करेंगे तो रानू की शादी टूट जाएगी। आप कृपया करके मुझे कुछ आम दे दे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है टोनी चिड़िया, यहाँ से चली जाओ और आइंदा यहाँ कभी मत आना। फिर टोनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और टोनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कालू से कहती है, कालू कौवे, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि पेड़ भाई की एक टहनी कमजोर है, परंतु मैं मूर्ख उसी टहनी पर जाकर बैठ गई और पेड़ भाई की वो टहनी टूट गई, जिस कारण पेड़ भाई मुझ पर बहुत गुस्सा है और उन्होंने कहा है कि मैं आज के बाद उनका एक भी आम नहीं खा सकती हूँ। तुम्हें पता है कल रानू चिड़िया को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं और उन्होंने ये फरमाइश की है कि वे मीठा मीठा आम का रस पिएंगे, परंतु अब तो मेरे पास आम ही नहीं है। मैं उन्हें आम का रस कैसे पिलाऊंगी? कालू कौवे, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। देखो तुम्हारे पास कितने सारे आम है, मुझे ये आम दे दो तुम। टोनी चिड़िया, पेड़ की टहनी तुमने तोड़ी, पर आम मांगने तुम हमारे यहाँ आई हो। देखो गौरी कालू, जब तुम मुश्किल में होते हो तो मैं भी तो तुम्हारी मदद करती हूँ। आज मैं मुश्किल में हूँ, तुम दोनों मेरी मदद करो। नहीं नहीं टोनी चिड़िया, अगर पेड़ भाई को पता चल गया कि मैंने तुम्हें आम दिए हैं तो पेड़ भाई मुझसे नाराज भी हो सकते हैं। ना बाबा ना, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। तुम जाकर अपनी कहीं और बंदोबस्त कर लो। कालू कौवे की बात सुनकर टोनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ नहीं हो सकता रानू चिड़िया, कल रिश्ते वाले आएंगे परंतु तुमसे रिश्ता किए बिना ही चले जाएंगे। टोनी चिड़िया, इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तुम बेचारे पेड़ भाई की टूटी हुई टहनी पर जाकर बैठ गई, जिस कारण उनका दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है। रानू चिड़िया, अगर मुझे पता होता तो
भला मैं पेड़ भाई की टूटी हुई टहनी पर क्यों बैठती। अच्छा रानो चिड़िया, तुम सो जाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। टोनी चिड़िया जा ही रही होती है कि उसे कहीं से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। ये तो पेड़ भाई की आवाज लग रही है, मुझे फौरन उनके पास जाना चाहिए। टोनी चिड़िया फौरन आम के पेड़ के पास जाती है। टोनी चिड़िया जब पेड़ के पास जाती है तो वो देखती है पेड़ पर तो काफी सारे आग लगे हुए थे। हाय रे, इतनी सारी आग कैसे लग गई पेड़ भाई आपको। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपको बचा लूंगी। अब क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, बादल भैया के पास जाती हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया फौरन बादल के पास चली जाती है। कुछ देर बाद जंगल में बारिश होने लगती है और पेड़ पर लगी आग बुझ जाती है। आम का पेड़ काफी ज्यादा खुश होता है। टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तो तुम्हें बिना सोचे समझे दोषी समझ लिया और तुमने तो मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं पेड़ भाई, परंतु वे आग कैसे लगी थी। टोनी चिड़िया, कुछ देर पहले एक पक्षी जलती हुई मशाल लेकर जा रहा था, लेकिन न जाने वे मशाल कैसे उसके पंजे से छूटकर मुझ पर गिर गया। तुम्हें जितने आम तोड़ने हैं तोड़ लो, अब कोई रोक टोक नहीं है। तो इस तरह लगी थी आग, परंतु पेड़ भाई आप अब बिल्कुल सुरक्षित है। कुछ देर के बाद टोनी चिड़िया काफी सारे आम तोड़कर अपने घोंसले में ले जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को लाइक करके और ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।